नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमें पता है कि जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की दशा और दशा नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख घटक है और ये हमेशा ही एक प्रमुख चर्चा का विषय रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक मसौदा तैयार करने का काम जारी किया है और इसके लिए लोगों के सुझाव भी मांगे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस मसौदे में और क्या होंगे इसके लाभ। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ अगर की फीचर्स देखें तो हमें ज्ञात होगा कि वर्ष 2022 तक इसकी जनसंख्या 23 करोड़ और 76 लाख हो जाएगी, जो कि यूरोप के कई देशों से आगे है। साथ ही साथ अगर हम इसकी फर्टिलिटी रेट देखें तो 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार ये 2.7 थी। तो इसी मसौदे को जब एक्ट बन जाएगा तो उसको लागू करने के लिए कहाँ से रुपया आएगा, इसके लिए स्टेट पॉपुलेशन फंड का एक फंड बनाया जा रहा है, जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में सहयोग देगा। साथ ही साथ स्टेट लॉ कमीशन ने ये भी कहा है, जैसे ही अधिनियम बनता है और गैजेट में प्रकाशित होता है, उसके 1 साल बाद ये इफेक्ट में आ जाएगा। और साथ में इसमें एक प्रावधान ये भी क्या कहा गया है कि अगर किसी भी पुरुष और महिला की नसबंदी के दौरान कोई भी दुर्घटना या फेलियर होता है, तो उसके लिए कंपल्सरी इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम इस मसौदे की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021-2030 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा की गई है। यानी कि ये पॉलिसी 2021 और 2030 की दौरान लागू की जाएगी। इस नीति में जनसंख्या नियंत्रण में योगदान करने वालों के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि इस नीति के लागू करने के लिए जो लोग इस नीति को अपनाएंगे उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा, कुछ लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो इसके प्रमुख बिंदुओं को एक-एक करके हम समझते हैं और देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक ड्राफ्ट में प्रमुख बिंदु किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले किसी भी विधेयक को बनाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए उसका टारगेट डिसाइड करते हैं, उसका उद्देश्य डिसाइड करते हैं। उसके टारगेट में सबसे पहला पॉइंट है कि कुल प्रजनन दर को, जो वर्तमान में प्रति हजार आबादी पर 2.7 है, इसको 2026 तक घटाकर 2.1 और 2030 तक 1.7 करना है। यानी कि इस 10 साल की अवधि में 5-5 साल के टारगेट लिए गए हैं और उनमें कुछ आपके टारगेट को पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 1.7 करना। साथ ही साथ इसका अगला प्रमुख उद्देश्य है आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को, जो कि वर्तमान में 31.7% है, इसको अगले 5 सालों में 45% करना और 2030 तक 52% करना है। साथ ही साथ पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक तरीकों को, जो कि वर्तमान में 10.8% हैं, इनको अगले 5 वर्षों में 15.1% करना है और 2030 तक 16.4% करना है। तो अगर हम गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग देखें और उनका प्रचलन देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इसे चाह के या ना चाह के इसको ज़्यादा अपना रही हैं। तो इसको भी हमें संतुलित करना होगा और साथ ही साथ इनके उपयोग को भी बढ़ाना देना होगा। अगर मातृ मृत्यु दर की बात करें, जो वर्तमान में 197 है, इसको अगले 5 वर्षों में 150 और 10 वर्षों में 98 तक करना और साथ ही शिशु मृत्यु दर को 43 से घटाकर अगले 5 वर्षों में 32 और 2030 तक 22 तक और करना है। साथ ही साथ 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर को 43 से घटाकर 25 तक लाना है। तो इसमें 2 आपको जो प्रमुख नए शब्द मिल रहे हैं वो है मातृ मृत्यु दर और दूसरा शिशु मृत्यु दर। तो हम देखते हैं कि आखिर मातृ मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है और शिशु मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है। तो मातृ मृत्यु की अगर परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि अगर कुल राज्य में या देश में 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं तो उन 1 लाख बच्चों के जन्म के दौरान कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, जन्म देने वाली माताओं की, उसको उसकी 1 लाख में गणना करने पर हमें मातृ मृत्यु दर प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। इसका मतलब ये है कि मातृ मृत्यु दर लाख में निकाली जाती है और शिशु मृत्यु दर 1000 में निकाली जाती है। तो हम देखते हैं इस नीति के टारगेट सेंटर में क्या होंगे, यानी केंद्रीय क्षेत्र कौन-कौन से होंगे। सबसे पहले किसी भी जनसंख्या नियंत्रण को पूरा करने के लिए, उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे न्यूनतम इकाई है परिवार। इसीलिए परिवार सबसे प्रमुख टारगेट है। इसीलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों को सुलभता को बढ़ाना और सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराना है। सबसे पहले हम देखते हैं
कि लोगों में अनचाहा गर्भधारण ना हो। अगर अनचाहा गर्भधारण हो गया तो वही कल जनसंख्या वृद्धि में सहायक होगा। इसीलिए गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भ निरोधक उपायों को सुलभता से उपलब्ध कराना, जिससे कि लोग बेहिचक होके, बिना किसी शर्म के उनको खरीद सकें, उनको पा सकें। और साथ ही साथ अगर अनचाहा गर्भधारण हो गया है और कानूनी रूप से उसका गर्भपात कराना वैध होगा, तो उसका सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित व्यवस्था की जाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे कि लोगों में इसकी डर ना रहे और लोग इसकी वजह से मृत्यु का शिकार ना हों। इसका अगला केंद्रीय बिंदु है नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। क्योंकि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और उन्हें जो माताएँ जन्म दे रही हैं, दोनों को जीवन बचाना किसी भी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य होता है। साथ ही साथ बुजुर्गों की देखभाल और 11 से 19 साल किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आज के किशोर कल हमारे देश का भविष्य बनेंगे। इसलिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की भी देखभाल करना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। अगर इस नीति में देखें क्या-क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे लोग इसको अपनाएँ, क्योंकि बिना प्रोत्साहन के लोग इसके प्रति इतना अच्छा रवैया नहीं रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया है, जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करने वाले या 2 या इससे कम बच्चे वाले कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इसका मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है और उसके 2 या उससे कम बच्चे हैं, तो उनका प्रमोशन, उनके उनकी सैलरी, उनके द्वारा लिए गए ऋण आदि में उनको सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। साथ ही साथ 2 बच्चों के मानक को पूरा करने वाले लोक सेवकों को उनकी पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों सहित 12 महीनों का पितृत्व या मातृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता के योगदान राशि में 3% की वृद्धि प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जहाँ इनकी सैलरी तो इंक्रीमेंट होगी, साथ ही साथ इनकी अलाउंसेस भी बढ़ेंगे, इनको छुट्टी भी अच्छे से मिलेगी और जो इनके पीएफ है, उसमें भी सरकार द्वारा वृद्धि की जाएगी। इसके अगला इसमें जो प्रावधान किया गया है, वो ये है जनसंख्या को नियंत्रण में योगदान करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को जल, आवास, गृह ऋण आदि पर करों में छूट जैसे लाभ दिए जाएँगे। अर्थात इस पॉलिसी में न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि गैर सरकारी कर्मचारियों को भी ध्यान में रखा गया है और उन्हें भी इसके अपनाने से टैक्स में लाभ देने की बात कही गई है। इसके अगले बिंदु को देखें तो इसमें लिखा है यदि किसी बच्चे के माता-पिता द्वारा पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनते हैं, तो उस बच्चे के लिए 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। हमारे समाज में आज भी नसबंदी में प्रमुख रूप से महिलाओं का ही योगदान रहता है, तो इसीलिए इसमें समानता लाने के लिए यदि पुरुष नसबंदी करवाते हैं, तो उनके बच्चों को उनकी 20 साल उम्र तक फ्री में सारी हेल्थ फैसिलिटी प्रदान की जाएँगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को लागू करने के लिए एक राज्य जनसंख्या कोष, जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है, स्टेट पॉपुलेशन फंड स्थापित किया जाएगा, क्योंकि किसी भी उपाय को लागू करने के लिए उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो उसको एक अगर अलग हम स्टेट एक फंड बना देंगे, तो वहाँ से धन की कमी नहीं आएगी। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो किसी भी योजना को सफल बनने का सबसे ज़रूरी होता है कि लोग उसको अपनाएँ और उसके अपनाने के लिए उनमें जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कई अच्छी पॉलिसी अफ़वाहों के चक्कर में खराब हो जाती है, उसका सही रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए विधेयक के मसौदे में राज्य सरकार के सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने के लिए कहा गया है। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट ने सीधा-सीधा आदेश दिया है, जो मिडिल स्कूल हैं, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा विद्यालय हैं, वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण को अपनाने के लिए क्या-क्या तरीके होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए एक नया टॉपिक, एक विषय के रूप में शुरू करने के लिए कहा गया है। अगर इस कानून का प्रयोजन देखें, तो इस कानून के प्रावधान विवाहित जोड़ों पर लागू होंगे, यानी कि जो लोग मैरिड हैं, उन पे इनके प्रावधान लागू किए जाएँगे। ऐसे कपल्स जिसमें पुरुष की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए तथा महिलाओं की उम्र 18 साल कम से कम होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इस मसौदे का जो प्रमुख बिंदु है, जो आपको समझना चाहिए वो है कि ये स्वैच्छिक होगा। मतलब कि ये जो पॉलिसी है, इसको अपनाने वाले आप वॉलंटरी रूप से अपना सकते हैं। इस पे आप किसी तरीके का दबाव नहीं होगा, आप पे ज़बरदस्ती से लागू नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो इसे अपनाएँ, सरकारी लाभ उठाएँ, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएँ, टैक्स से लाभ उठाएँ और नहीं अगर आप इसको अपनाते हैं, तो आपको सरकारी योजनाओं, नौकरियों, पेंशन, भत्ता और साथ ही साथ टैक्सेस में लाभ नहीं मिलेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि इन उपायों को अपनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आपको पता है कि अधिक जनसंख्या से उपलब्ध संसाधनों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। अर्थात अगर आपके पास माँग ज़्यादा है और आपके पास सप्लाई कम है, तो सीधी बात है संसाधनों के दबाव बढ़ेगा, उनके ऊपर उनके रेट बढ़ेंगे
उनकी मारामारी बढ़ेगी। अतः इसी के लिए सभी नागरिकों को सस्ता एवं अच्छा पौष्टिक भोजन, सुरक्षित पेयजल, आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक और आजीविका हेतु अवसर, घरेलू उपभोग हेतु बिजली और सुरक्षित जीवन सहित सभी बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुलभ होने के लिए ये उपाय अवलंब लागू करना आवश्यक है। अर्थात इनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि सभी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोगों को अगर अच्छे से गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें अच्छे तरीके संसाधनों उपलब्ध कराने हैं, तो उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या अगर असीमित दर से बढ़ेगी, तो ये संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और उनको उपलब्ध कराना सरकार के बस की बात नहीं होगी। तो अगर आप कोई भी पॉलिसी देखते हैं, तो उसमें अगर कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो कुछ उसमें बुरी बातें भी होती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या-क्या खामियाँ हो सकती हैं। तो कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को संकट में डालने वाली किसी भी जनसंख्या नीति के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मतलब क्या है कि जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, तो सबसे पहले इसमें महिलाओं को टारगेट किया जाता है। तो जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य और कल्याण पे संकट उत्पन्न हो जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। दूसरी इसमें सबसे बड़ी जो चिंता है वो ये है, गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन का बोझ महिलाएँ पर असमान रूप से पड़ता है। हमने देखा है जब-जब गर्भ निरोधक अपनाने की बात आती है, तो पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि वे इस चीज़ को अपनाएँ। साथ ही साथ इसको देखते हुए इस नीति के लागू होने से महिला नसबंदी में और वृद्धि होने की संभावना है। इसीलिए अधिक महिला नसबंदी ना बढ़ जाए, उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसकी एक मेन चिंता ये है कि भारत में पुत्र को दी जाने वाली वरीयता को देखते हुए कड़े जनसंख्या नियंत्रण उपायों से असुरक्षित गर्भपात व भ्रूण हत्याओं जैसी प्रथाओं में वृद्धि हो सकती है। आज भी हमारे देश में पुत्र को वंश बढ़ाने वाला, परिवार को चलाने वाला मुखिया के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए अनुचित तरीके से गर्भ की जाँच करा के अगर लड़की हुई तो उसको गर्भपात कराना, भ्रूण हत्याओं की प्रथा में वृद्धि होगी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करने के चक्कर में लोग सिर्फ़ बालक को पैदा करने में वरीयता देंगे। इस तरह के उदाहरण अतीत में कुछ राज्यों में देखे जा चुके हैं। अगर हम राज्यों को छोड़ दें या अगर हम देश की बात करें, तो आज सबसे आगे विकसित हो रहे देश चाइना में भी जब वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो वहाँ भी हमने देखा कि कई अनाथालयों में सिर्फ लड़कियों को छोड़ा जाता था, भ्रूण हत्याएँ भी चल रही थीं, गर्भपात भी होते थे, जो कि उनकी संकट का प्रमुख कारण हो रहा था। अतः महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना भी इसमें मेन कारण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।